हेलो क्लास 9th, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, आप सभी की साइंस टीचर। सो गाइस, आज जैसे आपको पता है कि हम लोग लेक्चर कवर अप कर रहे हैं परमाणु संरचना। तो बच्चों, आपको थोड़ा सा बताते हुए ये खेद हो रहा है कि मैं अभी भी घर से लौटूंगी, दिवाली की छुट्टी है। सो हम यहाँ पर बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट परमाणु संरचना, और ये क्लास टोटली आप लोगों के लिए थोड़ी सी रिकॉर्डेड रहेगी। तो आज के दिन एडजस्ट कर लो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लाइव जरूर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पास में। परमाणु संरचना में हम लोगों ने पिछली क्लास में जान लिया था कि परमाणु किस प्रकार से आवेश कणों से मिलकर के बना हुआ है ना। यानी कि ये बात का आभास तो था ही कि यार परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, किसी न किसी प्रकार का आवेश उपस्थित होता है, जिसको धनावेश ऋणावेश के नाम पे उस टाइम पे जान लिया गया था। अब हम लोग समझेंगे आज की कक्षा के अंदर कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का था और काहे ये इतना ज्यादा आधारभूत सिद्धांत के रूप में प्रचलित हुआ। कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने ट्राई किया, कोशिश किया, और कहीं ना कहीं उसने सही बताने की या सही हद तक समझाने की कोशिश करी कि एक्चुअली में परमाणु कैसा होता है। तो भाई, इसको शुरू करने के पहले छोटा सा एक क्विज कर लेते हैं। एक छोटा सा आपके सामने क्विज है, क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के है, ताकि हम लोग समय समय पर बार बार रिवीजन भी कर सके पुराने चैप्टर्स का। तो चलिए, पहला प्रश्न है, डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा है? गोलाकार, अविभाजित, परमाणु के केंद्र में नाभिक है, आवेशित कणों से बना है। तो कैसा होता है परमाणु? डाल्टन ने क्या बताया था हमें? फटाफट कमेंट सेक्शन। तो डाल्टन के परमाणु के जो नियम था या परमाणु के बारे में उन्होंने जो कल्पना दी थी, उस कल्पना के आधार पर परमाणु कैसा होता है जी? परमाणु अविभाजित कण कहलाता है। यस और नो? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सोडियम और सल्फेट। सल्फेट को यहाँ पर आप बच्चा कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स सल्फर, ठीक है। सल्फर से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो सल्फर के संकेत क्या होंगे? SaSNaN, NaSSaN। सोच के जवाब देना, सोडियम को हम किस रासायनिक संकेत से दर्शाते हैं और सल्फेट को किस रासायनिक संकेत से दर्शाया जाता है? फटाफट से। तो सोडियम को दर्शाते हैं नाना, है ना। हमने कितनी बार सीखा है, सोडियम होता है नाना। धोखा देता है कि सोडियम में S है, लेकिन S होता है क्या? नहीं, सोडियम में तो नाना होता है। तो ये कौन है जी? नाना। अगली बार से कभी परेशान हो कि सोडियम क्या है, तो ये क्या है? ना। और सल्फर की अगर मैं बात करती हूँ, सल्फर को हम दर्शाते हैं S। तो क्या हो गया? सोडियम और सल्फेट, नास। कहां पर दिख रहा? नास दिख गया, सत्यानाश हो इसका, है ना। तो हमको क्या दिख गया? नास, वही वाला नास। अगला क्वेश्चन, टिन और लेड के संकेत क्रमशः कौन से होते हैं? तो लेड को किससे दर्शाया जाता है और टिन को किससे दर्शाया जाता है ना। बच्चों देखो, अक्सर आप लोग गलती क्या करते हो कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि रासायनिक संकेत जो होते हैं वो हमारे तत्व के नाम के जो पहले अक्षर होते हैं उनके आधार पे लिख दिए जाते हैं। परंतु मैंने आपको यह भी कहा था, बहुत सारे ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जिनके नाम अलग है और रासायनिक संकेत का जो आधार है वो अलग है। जैसे कि सोडियम को हम बोलते सोडियम है, परंतु लिखते कैसे है? Na से लिखते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, तो टिन को क्या बोलते हैं भाई? टिन होता है Sn, लेड क्या होता है? Pb। तो जहां पर भी दिख जाए सन Pb दिख जाओ, वही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है वह क्या होता है, ठीक है। फटाफट से बताइए मुझे। हाँ जी, हमने क्या सीखा है परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में? परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि जो AMU होता है, AMU बराबर इसे किसके इक्वल होता है? 1 AMU जो होता है C12 कार्बन का 1/12वां हिस्सा। यही सीखा था हम लोगों ने। तो जहां पर भी दिख जाए कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, तो हम लोग लिखेंगे कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, है ना। तो उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो नहीं है आपके पास में, तो ये प्रश्न थे क्विज के, ठीक है। तो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट तो नहीं हुआ किसी का? गलत किया क्वेश्चन? कौन सा वाला गलत हुआ? कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखूंगी बाद में कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, तो शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड जी के बारे में। तो भाई चलो चालू करते हैं।
तो कौन थे रदरफोर्ड बाबा, कोई बताएगा हमें? कौनू नहीं जानत बानी, कोई बात नहीं। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की मैं बात करती हूँ बेटा, सबसे पहले थॉमसन जी आए। तो थॉमसन ने क्या बताया, हम सबसे पहले थॉमसन के बारे में स्टडी करेंगे। थॉमसन था थोड़ा सा जिद्दी, या हम बोल सकते हैं अकड़ू। क्यों अकड़ू? देखो क्यों, हमें बताता है थॉमसन कि मेरे पास में तरबूज है, मेरे पास में तरबूज है। तरबूज कैसा होता है? हरा हरा तरबूज होता है। अंदर क्या पाया जाता है? लाल 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 पाया जाता है। और बीच में क्या होता है? बीच में होता है उसके बीजा। यही होता है तरबूज, तरबूज ऐसा ही होता है ना, है ना? ये तरबूज है और बीच में क्या होते हैं? काले हिस्से, और इन काले हिस्सों को हम लोग बोलते हैं बीज। यही होते हैं बीज, तरबूज के बीज। ये लाल भाग और ये उसकी आउटर लेयर। तो ठीक है, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के हिसाब से उस बंदे ने क्या बोला कि यार हमारे पास में परमाणु एक तरबूज के जैसा होगा। तरबूज का लाल वाला हिस्सा किसकी तरह होगा? धनावेश की भांति होगा, है ना? और उसके जो बीज, जैसे तरबूज में कैसे बीज इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो उसने बताया कि वो बीज कैसा होगा? वो बीज ऋणावेशित कणों की भांति होगा। ये हमारे को कौन बताए थे? थॉमसन बाबा बताए थे। तो क्या थॉमसन बाबा ने सही बताया था? नहीं बताया था भाई। थॉमसन का परमाणु मॉडल तो डिक्लाइन कर दिया। उसको बोला गया कि यार ये कुछ सही नहीं है, हमको समझ ही नहीं आ रहा कि धनावेश अगर है तो कहाँ है, ऋणावेश की कोई फिक्स जगह। भाई तरबूज के बीज कैसे होते हैं? इधर उधर बिखरे होते हैं, तो हमको ऋणावेश की जगह नहीं पता। इस सिद्धांत से आप पता नहीं कर सकते कि कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ करके कोई नया यौगिक कैसे बनाएगा। तो फिर कैसे बोल रहे हो भाई कि तरबूज होगा? तो ये वाला तो फेल कर दिया, ये वाला तो पूरा का पूरा ही फेल कर दिया। तो फिर आता है आपके पास में रदरफोर्ड बाबा जी, ठीक है? तो रदरफोर्ड जो है कहते हैं कि ये थॉमसन के परिचित थे, है ना? जब थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब रदरफोर्ड भी उनके आसपास एक्सपेरिमेंट मार रहे थे, उनके लैब में काम करते थे रदरफोर्ड भी। तो रदरफोर्ड बाबा जी का दिमाग चलता है, अरे भाई साहब ये थोड़ा सा कुछ सही नहीं पड़ रहा है। थॉमसन ने बोला कि हमारा जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो धनावेशित है। ध्यान से नोटिस करो, थॉमसन के हिसाब से परमाणु कैसा है? धनावेशित गोला है। एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेश बीज के जैसे बिखरे हुए हैं। लेकिन रदरफोर्ड को बात हजम हुई क्या? नहीं हजम हुई। तो रदरफोर्ड बोले कि यार क्यों ना मैं टेस्ट करके देखता हूँ पक्की बात है कि नहीं है, क्योंकि ये तो थॉमसन की लैब में ही काम कर रहा था। अब भाई लैब वाले बंदे हैं, जलनखोरी तो होगी, तो खुन्नस निकालने के लिए इसने एक्सपेरिमेंट मार दिया। तो रदरफोर्ड ने किया एक एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट क्या था? तगड़ा, बहुत तगड़ा। एकदम दिमाग देखो भाई, उस टाइम पे दिमाग कितना तगड़ा लगाया। उसने बोला अगर मेरे को परमाणु के बारे में स्टडी करनी है, अगर मुझे जानना है परमाणु कैसा है, तो परमाणु के बारे में जानने के लिए उसके दिमाग में एक उपाय आया। उपाय क्या था? उपाय ये था कि क्या तुमने कभी चाय की छलनी देखी है? चाय की छलनी मत देखो, तुमने आटे की छलनी देखी है? आटे की छलनी भी मत देखो। अभी दिवाली में सब लोगों ने रंगोली डाली ना, तो दिवाली में रंगोली डालने के छाचे आते हैं क्या? दिवाली में रंगोली डालने के छाचे आते हैं ना? ऐसे छाचे डालते हो, उस पर तुम रंगोली डालते हो और फिर जैसा की वैसा आकृति उभर जाती है। देखी किसी ने? अरे दिवाली के लड़के लोग तो जानते नहीं होगा कि मैम क्या बता रही हो। लड़कियों को पता है, लड़कियों को पता है कि ऐसे बहुत प्यारे प्यारी सी ऐसे डिजाइनें होती है उसके ऊपर, छाचे के ऊपर, और फिर उसको तुम डालते हो ऐसे, है ना? सुंदर सुंदर डिजाइनें होती है, उसके ऊपर तुम रंगोली डालते हो, और वो रंगोली जो है वो जहां पे छेद होते हैं, छेद में से निकल करके जम जाती है और एकदम सुंदर सी रंगोली बन जाती है। ऐसा होता है छाचे से, इसको बोलते हैं छाचा। तो बेटा ये छाचा का प्रयोग करते हो रंगोली डालने के लिए, है ना? ऐसे रंगोली ऊपर से डालोगे तुम उसके ऊपर, छाचे के ऊपर, और नीचे रंगोली की सुंदर सुंदर आकृति जो है बन जाती है। तो रदरफोर्ड ने भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया। रदरफोर्ड ने सोचा कि जैसे रंगोली ऊपर से डालने पर जो छाछे में डिजाइन था वैसा की वैसा डिजाइन छप जाता है, तो क्यों ना मैं किसी परमाणु का डिजाइन देखूं, डिजाइन कैसा है। तो क्यों ना मैं परमाणु के ऊपर कुछ ऐसा बिखराऊं, किसी परमाणु के ऊपर कुछ ऐसा डालूं कि मुझे उसकी छाप दिख जाए, मुझे उसकी छाप पता चल जाए कि कैसा है परमाणु। तो बस फिर क्या था, तो परमाणु की खोज करते करते रदरफोर्ड जी बोले कि यार अपन अपना वाला फंडा अपनाएंगे। तो रदरफोर्ड के दिमाग में आता है क्यों ना मैं किसी
धातु की पन्नी पर, धातु की पन्नी और स्पेशली भी सोने की पन्नी, उन्होंने सोने की पन्नी का यूज किया था। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो था अल्फा कण प्रकीर्णन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहा जाता है अल्फा कण प्रकीर्णन। तो ये अल्फा कण कौन है? ये अल्फा कण बेटा रंगोली है, यही वो रंगोली है जो छाप डालेगी। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण हमारी रंगोली है और सोने की पन्नी छाछा। ठीक है, तो अल्फा कण प्रकीर्णन में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोने की पन्नी के ऊपर बौछार करें। इन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने सोचा कि अगर मुझे परमाणु के बारे में स्टडी करनी है तो क्यों ना मैं अल्फा कण, जो कि एक प्रकार के कैसे कण होते हैं बेटा? अल्फा कण होते हैं धनावेशित कण। ये कैसे कण है? धनावेशित कण है। अब लॉजिक देखो, लॉजिक सुनो, कितना तगड़ा लॉजिक है। अल्फा कण कैसे होते हैं? धनावेशित कण होते है ना। तो अल्फा कण तो धन आवेशित है, जबकि हमारे पास में अगर थॉमसन का परमाणु मॉडल होता, सब लोग सोचो, परमाणु की खोज नहीं हुई थी, परमाणु धनावेशित है ऋणावेशित है कुछ नहीं पता, बस इतना पता था कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, और वैज्ञानिकों को उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट करके तुक्के मार रहे थे। तो उस टाइम पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थॉमसन के परमाणु मॉडल को आधार लेके चले। मतलब कि उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास में परमाणु कैसा होता है? धन आवेशित होता है। सब लोग समझना, अगर मेरे पास में परमाणु धन आवेशित होता तो सिंपल सा लॉजिक है। अल्फा कण कैसे बेटा? अल्फा कण मेरी रंगोली है बेसिकली। मान लो अल्फा कण क्या है मेरे पास में? मेरी रंगोली है। तो भाई ये रंगोली कैसी है? धन आवेशित है ना? ये कैसी है? मेरी धन आवेशित रंगोली है भाई। और मेरे पास में सोने की पन्नी कैसी है? सोने की पन्नी छाछा है। अब मेरे को चाहिए सोने की पन्नी के अंदर का डिजाइन, कि उसका परमाणु की डिजाइन कैसी, परमाणु है कैसा एक्चुअल में, परमाणु की दिखता कैसा है, इसको बोलते हैं अपनी विज्ञान की भाषा में संरचना कैसी है, तो कैसा दिखता है भाई परमाणु। तो बस उन्होंने क्या किया? अल्फा कण का बौछार करवा दी सोने की पन्नी पर। अब चूंकि अल्फा कण कैसे है? धन आवेशित है। और थॉमसन क्या बोला था भाई? थॉमसन बोला कि बाबा हमारा परमाणु भी कैसा है? धनावेशित है ना जी। परमाणु कैसा है? धनावेशित है। और एक बात बताओ मेरे बच्चा, कल की कक्षा में मैंने समझाया था तुमको, कल की क्लास में समझाया था मैंने, क्या समझाया था? कि धन धन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो हमारे पास में अगर मैंने धन, ये जो कि अल्फा कण है, इनको बेटा अल्फा को हम ऐसे दर्शाते हैं, अल्फा को हम ऐसे ऐसे क्रॉस से दर्शाते हैं। ऐसा सीधा क्रॉस होता है, कोई ऐसा ऐसा कुछ क्रॉस मत बनाना, ये टेढ़ा क्रॉस होता है ना, ऐसा, इसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा कण कैसे होते हैं? धन आवेशित होते हैं। और हमारे हिसाब से, हमारे नहीं मतलब थॉमसन के हिसाब से परमाणु कैसा है? अगर परमाणु धनावेशित है तो हमारे पास में आने वाले अल्फा कण कहां जाएंगे? आने वाले अल्फा कण परमाणु से दूर भागने चाहिए। समझ में आया तुमको? कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसा थॉमसन ने बताया था कि परमाणु का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कैसा है? धनावेशित है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीज के रूप में उपस्थित है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने अल्फा कणों की बौछार करी तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन है वहां वहां पे हमारा जो अल्फा कण है वो रुक जाएगा, परंतु जहां पर धनावेशित कण है, जहां पर लाल हिस्सा है, लाल भाग है तरबूज का, वहां पर आपका जो आने वाला अल्फा कण है वो क्या करेगा? दूर भागेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि धन धन में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला लॉजिक जो था किसके पास में था? आपके रदरफोर्ड के दिमाग में। तो उसी लॉजिक के बेस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनको लगा कि यार शायद मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, और ये रिजल्ट कुछ अजीबोगरीब एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको लग रहा था कि अल्फा कण जो है वो प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, उनको लगा था कि अधिकांश अल्फा कण प्रतिकर्षित करेंगे। उनको पहले तो यही लगा कि अधिकांश अल्फा कण क्या करेंगे? एक दूसरे को, या हम बोल सकते हैं सोने की पन्नी से प्रतिकर्षित या प्रतिकर्षण बल का महसूस करेंगे। उनको ये लगा था, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। इनके तो पूरे के पूरे उम्मीदों पे पानी फिर गया, कुछ नया ही कॉन्सेप्ट जो है पता चल गया। तो वापस से आते हैं, हमारी कहानी खत्म हो गई, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कि रदरफोर्ड जी बोले कि अल्फा कण प्रकीर्णन बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है, या अल्फा कण कैसे होते हैं? धन आवेशित कण है, और हम इसको सोने की पन्नी पर बौछार मारेंगे। अब बौछार कैसे करते हैं और अल्फा कण क्या है, वापस से समझते बच्चा। तो बेसिकली अल्फा कण को मैं लिख देती हूँ, मुझे पता है आप लोगों पे भरोसा नहीं है मुझे। तो अल्फा कण बेसिकली क्या होते हैं बच्चा? ये होते हैं धन आवेशित कण या दो धनावेशित कण, या हम इसको लिख सकते हैं द्विधनावेशित कण, जो किसके इक्विवेलेंट होते हैं बेटा? जो कि हीलियम परमाणु के धनावेशित कण।
हीलियम, या धनावेशित हीलियम, ऐसा लिखो, धनावेशित हीलियम होता है हमारे पास में, तो धनावेशित हीलियम को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण। हीलियम क्या होता है, हीलियम जिसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, हीलियम का द्रव्यमान होता है लगभग 4 U के बराबर। गॉट इट, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी। तो अब हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए प्रायोगिक व्यवस्था कैसे की थी, यानी कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो कैसे अल्फा कण कैसे हाथ में आ गए थे, अल्फा कण कैसे गेंद जैसा फेंका और तुम्हारे अल्फा कण चले गए, नहीं रे बाबा नहीं। अल्फा कण अलग ही प्रकार के, जैसे समझो इस चीज को, जैसे हमारे आसपास अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करो, थोड़ा सा ध्यान दो, तो हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं ना। तो हर कोई जो कण होता है उनके पास में हमने क्या सीखा है कि कणों के पास में गतिज ऊर्जा होती है। मैंने सिखाया है तुमको, मैंने सिखाया है कि नहीं, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अगर मैंने लिखा है अल्फा कण जो कि बेसिकली हीलियम है, तो क्या हीलियम के पास में गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी? अरे बाबा, हीलियम के पास में गतिज ऊर्जा रहेगी। तो अल्फा कण कैसे होते हैं, गतिज ऊर्जा वाले कण होते हैं। तो अब इन्होंने जो प्रायोगिक व्यवस्था करी थी कुछ इस प्रकार से थी, ये थी इनकी प्रायोगिक व्यवस्था। अब बच्चा इनका लॉजिक समझना, व्यवस्था, लॉजिक देखेंगे हम लोग और कैसे इन्होंने काम किया इसको देखेंगे। तो इन्होंने बेटा एक ऐसा बॉक्स लिया जिसमें से अल्फा कण निकलते। उस टाइम पे बेटा क्या होता था, पुराने जमाने में बहुत सारे ऐसे साधन थे जहां से आप हीलियम को आयनित करते थे और आपको मिल जाते थे अल्फा कण बेसिकली, ठीक है। तो इनके पास में क्या होती, पर्याप्त गतिज ऊर्जा वाले कण, है ना, गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कण की बौछार सोने की पन्नी पे की, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये आपके पास में यहां से एक अल्फा पार्टिकल्स की बीम जा रही है, बीम मतलब कि बहुत सारी किरणें जाती है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास में ये अल्फा पार्टिकल एमिटर है, एमिटर का मतलब उत्सर्जक, जो उत्सर्जक होता है वो। तो यहाँ से अल्फा कण निकले। अब अल्फा कण जब निकलते हैं और सोने की पन्नी से टकराते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है, थॉमसन का अगर परमाणु मॉडल होता, अगर हमारे पास में थॉमसन का परमाणु मॉडल होता, तो वहां पर पूरे के पूरे अल्फा पार्टिकल क्या होते, वो स्कैटर हो जाते, मतलब बेसिकली वो फैल जाते। पर फैले क्या, नहीं, यहाँ पर कुछ और होता है। तो उनको लगा था कि अल्फा कण जो है वो क्या करेंगे, वो हमारी सोने की पन्नी से जाकर के टकराएंगे नहीं, पहले ही फैल जाएंगे, क्योंकि धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। अल्फा कण धनावेशित थे तो कायदे से सोने की पन्नी के पास में भी भटकना तो नहीं चाहिए था, कायदे से, सीधी बात बता रही हूं मैं, कायदे से अल्फा कण भारी कण है जो कि सोने की पन्नी से टकराते ही नहीं, अगर देखा जाता तो। किसके हिसाब से, थॉमसन के परमाणु के मॉडल के हिसाब से। परंतु ऐसा नहीं होता, पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, वही अलग हो गया। यहाँ पर उन्होंने नोटिस करा कि अधिकांश अल्फा कण जो है वो सोने की पन्नी के आर पार चले गए। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने ना एक ऐसे, यहाँ पर इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यू शेप की, एक यू मतलब एक गोलाकार शेप है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। इस पे क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट, जिसके ऊपर AgCl का चूर्ण लगा होता है। तो AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का चूर्ण लगा होता है। तो होगा क्या कि अगर जैसे मान लो हमारे साइंटिस्ट लोग बेटा बहुत होशियार थे, बहुत होशियार मतलब काफी ज्यादा होशियार थे। तो जब आपके पास में यहाँ पे पार्टिकल्स गए, तो हुआ क्या कि जैसे ही पार्टिकल किसी भी आपके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर टकराते हैं, तो वहां पे प्रकाश उत्पन्न होता है और वहां पे निशान बन जाता है। क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है और इस प्रकार से निशान बन जाते हैं। तो उन्हीं निशान को बनाने के लिए लगाया जाता था एक केमिकल, और केमिकल का नाम क्या था, सिल्वर क्लोराइड। ये आपका सिलेबस में नहीं है, बस जानने के लिए आपको जानना है ये चीज। इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो ये केमिकल होता था, जैसे इसके ऊपर प्रकाश डालते थे, जैसे इसके ऊपर क्या बोलते, कोई पार्टिकल टकराता था तो प्रकाश उत्पन्न होता था और यहाँ से इसके ऊपर निशान बना देता था। तो यहाँ पे निशान बन जाते थे और इसका यूज करते थे हम लोग डिटेक्शन के लिए, मतलब कि देखने के लिए कि यार
अल्फा पार्टिकल कहाँ पे टकराया है, अल्फा कण जो है वो कहाँ पे टकराए हुए हैं। तो अब सब लोग देखना कि होता क्या है, कहानी हमारी कहाँ पर पहुंच गई, कहानी हमारी आगे बढ़ रही धीरे धीरे, ठीक है। तो हमारी कहानी का जो हीरो था वो कौन था भाई, कौन था हमारा हीरो, रंगोली और छलनी, छलनी बोल दो, छाचा बोल दो, छाचा जो भी होता है। तो छलनी छाचा हमारे पास में हीरो हीरोइन थे। तो भाई हमारा हीरो कहाँ, तो कौन था, रंगोली। रंगोली मतलब कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जा रहा है सोने की पन्नी की तरफ, यानी कि छाचे की तरफ, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारा जैसे समझो इस चीज को कि जब मैंने छाछा लिया और मैं रंगोली बना रही हूँ तो मुझे जमीन के ऊपर हम उसका आकृति देखते हैं, तो हमने जमीन की जगह किसका प्रयोग किया है, हमने फोटोग्राफिक प्लेट का प्रयोग किया है। एंड फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होगा, अब बच्चा जब हमारे पास में सीधे सीधे, अब समझना, अब कॉन्सेप्ट जो है तगड़ा है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब कॉन्सेप्ट ये बोलता है हमारे पास में कि रदरफोर्ड बाबा जी जो बोले, तो रदरफोर्ड ने देखा, रदरफोर्ड के अवलोकन क्या थे, अवलोकन बोलते यानी कि देखना, अवलोकन मतलब कि देखना कि क्या क्या हुआ। तो रदरफोर्ड को लगा था कि अल्फा कण जो है वो सोने की पन्नी को आर पार नहीं करेंगे, उनको ऐसा लगा था। परंतु उन्होंने देखा कि अल्फा कण जो कि कैसे होते हैं, धनावेशित कण है। अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, अगर तुम लोग ध्यान से नोटिस करो, तुम्हारे पास में अल्फा कण तो बहुत सारे जा रहे थे, तो वो इतनी मोटी बीम, इतनी मोटी प्रकाश की किरण जा रही थी, और उसमें बेटा अनगिनत अल्फा पार्टिकल होते हैं, अनगिनत मतलब अनगिनत। तो यहाँ पर आपके पास में जो बेटा पार्टिकल बोल रही हूँ मैं, कणों को बोल रही हूँ ना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि पार्टिकल क्या होता है, तो पार्टिकल मतलब होता है कण, तो मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ पार्टिकल, समझ जाना कि मैं कणों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अल्फा कण जा रहे हैं, अनगिनत बेटा, इतनी सी बीम के अंदर, इतनी सी लाइट की जो बेटा ये जो किरण देख रहे हो तुम यहाँ पर, इसके अंदर बहुत सारे अनगिनत अल्फा कण पाए जाते हैं। तुम देखो अधिकांश अल्फा कण कहाँ चले गए, सीधे सीधे चले गए। सब लोग देखो यहाँ पर, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के कहाँ चले गए, आर पार चले गए, चले गए ना आर पार। बहुत कम अल्फा कण कहाँ हुए, फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराए, और बहुत कम अल्फा कण जो है जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पे वापस लौट आए। तो ये तीन चीजें अवलोकन उन्होंने देखे। उन्होंने पहला अवलोकन देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार चले जाते हैं, ठीक है। बहुत कम, बहुत थोड़े से, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं, और लगभग 12,000 में से एक अल्फा कण अपने रास्ते से 180 अंश के कोण से पुनः लौट जाता है। अर्थात या हम लोग कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं, हमारे पास कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि अगर मैंने बोला अल्फा कण है ना, अगर मैं आपसे बात करूं किसके बारे में, अल्फा कणों के बारे में बात कर रही हूं, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही सीधा साधा, बहुत सीधा परमाणु का मॉडल था। कुछ नहीं सोचो, हमारे पास में मान लो कि एक सोने की पन्नी बेटा, एक मान लो हमारे पास में क्या सोने की पन्नी है, और मैं बात कर रही हूँ किसी एक परमाणु, सब लोग समझना, सोने की पन्नी का कोई एक परमाणु जो कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, तो हम बात कर रहे बेटा एक छोटे से परमाणु की। उन्होंने ये नोटिस करा कि धनावेशित कण परमाणु के आर पार चले जाते हैं, यानी कि अधिकांश अल्फा कण कैसे चले गए, ये परमाणु के आर पार चले गए, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि अधिकांश अल्फा कण जो कि कैसे थे, धनावेशित कण थे, तो अल्फा कण कैसे चले गए बेटा, आर पार चले गए बिना किसी परेशानी के, दिक्कत के, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा बहुत कम अल्फा कण जो है वो क्या हुए हैं, बहुत कम अल्फा कण अपने रास्ते से इस प्रकार से मुड़ गए हैं। तो ये जो
रास्ते से मुड़े हुए अल्फा कण थे, इनकी क्वांटिटी बहुत कम थी, बहुत कम अल्फा कण मुड़े हैं। तो ये अल्फा कण जो देख रहे हो आप लोग मुड़े हुए, ये बताते हैं कि यहाँ पे कहीं नाभिक के बीच में या किसी परमाणु के, ये मानिए क्या हमारे पास में परमाणु है, तो परमाणु के कहीं बीचों बीच में धनावेशित केंद्रित है। उन्होंने क्या बोला कि परमाणु के अंदर धनावेश पाया जाता है, लेकिन बहुत ही छोटे से जगह पर, बहुत ही छोटी सी जगह पर धनावेश पाया जाता है। और फिर उन्होंने देखा कि बहुत कम, मतलब बेटा उनको ये पता चला कि बहुत कम, यानी कि लगभग सीधे में से बहुत कम परमाणु जिस रास्ते से गए थे, जो कण जिस रास्ते से गया था उसी से वापस पुनः लौट आया। तो इससे पता चलता है कि नाभिक जो हमारे पास में परमाणु का जो बेटा केंद्रक है उसमें क्या है, धनावेश इकट्ठा होता है। तो इनके निष्कर्ष क्या निकले बेटा, सबसे पहली चीज, पहला निष्कर्ष क्या निकला इसका, तो पहला निष्कर्ष यह निकला कि सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बताई कि अल्फा कण आर पार चले गए। तो उन्होंने जो अल्फा कण का आर पार वाला जो टॉपिक था है ना, उनके निष्कर्ष क्या थे कि जहां पर अल्फा कण आर और पार हो जाते हैं, आर पार चले जाते हैं, जहां अल्फा कण आर पार चले जाते हैं, अर्थात नाभिक या परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। अधिकांश भाग कैसा होगा बच्चा, भाग खोखला होगा। और ये बच्चा एग्जाम में आता ही है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, कैसे फिर दिखाती हूं मैं आपको। मान लो ये आपके पास परमाणु है, तो परमाणु के बेटा बीचों बीच में कहीं क्या होगा, नाभिक होगा। और उन्होंने बताया कि आपके पास में अगर अल्फा कण आर पार चले जा रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि अगर आपके पास अल्फा कण बिना मुड़े बिना कुछ किए आर पार सीधे चले जा रहे हैं, आगे पीछे चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अधिकांश भाग कैसा होता है, परमाणु खोखला है। पहली चीज। देखो यहाँ पर, तो आप लोग देखो कि हमें दिखाई पड़ रहा है कि सीधे सीधे निकल जाने अल्फा कण। दूसरे कि अल्फा कण जो है वो कुछ एक जगह पर जाकर के प्रतिकर्षित हुए हैं और इनके मार्ग से विचलित हुए हैं। तो दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी, दूसरा इनका जो रूल था वो यह था कि बहुत कम अल्फा कण अपने रास्ते से विचलित हुए। अर्थात इसका मतलब क्या है, अब इन्होंने क्या बोला, बहुत कम अपने रास्ते से विचलित। इसका मतलब क्या होगा कि धनावेश परमाणु में है, लेकिन जितना हमको थॉमसन ने बताया था कि पूरा तरबूज का जो लाल हिस्सा होता है, गुदा, लाल लाल गुदा है, वो धनावेश है। तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। अगर इतना धनावेश होता तो अल्फा कण आसपास भटकते भी नहीं, क्योंकि धनावेश में प्रतिकर्षण होता है, तो भटकने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो ये हुआ कि पूरे के पूरे अल्फा कण बिना मुड़े दुड़े, बिना कुछ देखे सीधे निकल लिए। परंतु हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे, जो हमारे अल्फा कण थे, बहुत कम अल्फा कण अपने रास्तों से भटके हैं। मतलब कि परमाणु में धनावेश पाया जाता है परंतु बहुत कम, अर्थात परमाणु में धनावेश है, परमाणु में धनावेश बहुत कम है, धनावेश काफी कम है, धनावेश कम जगह पर या कम जगह में पाया जाता है। तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई, तीसरी चीज उन्होंने ये बताई कि 12,000 में से कोई एक कण 180 अंश से विचलित हुआ। इसका मतलब क्या होता है, 180 अंश के कौन सा, मतलब इसका क्या है कि कोई सीधा जा रहा था, कोई अल्फा कण हमारा सीधा जा रहा था, लेकिन वो किसी चीज से टकरा करके पुनः बिल्कुल 180 अंश पे वापस जिस रास्ते से गया था वहीं से मुड़ करके वापस आ गया। तो ये वाली सिचुएशन में हमें पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेश पाया जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला, इससे अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकला कि धनावेश कहां पाया जाता, धनावेश परमाणु के केंद्रक में उपस्थित है। कहां पर है, परमाणु के केंद्रक में पाया जाता है।
जिसे इन्होंने नाभिक नाम दिया। और इसके बाद इन्होंने ये प्रेडिक्शन लगाई कि इलेक्ट्रॉन अवश्य ही नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते होंगे। ठीक है, तो इनके परमाणु मॉडल के हिसाब से हमारे परमाणु के बीचों बीच में धनावेश पाया जाता है और परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और एक चीज उन्होंने बताई थी, चलते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा सर्जित करते हैं। तो ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। बेटा कोई भी बोलते हैं ना कि एक अच्छी चीज को बनाने में बहुत समय लग जाता है, परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करते 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 कई बेटा आप बोल सकते हो साल बीत गए, तब तक के परमाणु की एक्चुअल संरचना पता नहीं चली थी। बट फिर भी सब लोगों के प्रयास किए थे और सब लोगों के अथक प्रयासों के बाद में निष्कर्ष निकला कि परमाणु कैसा है। तो उसी में बेटा बोहर का नाम लिया जाता है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था उन्होंने, परमाणु के जितने भी डाउट्स थे क्लियर कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के चलते बेटा टाटा बाय बाय, सी एंड टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।